गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 7 है आपका पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। आइए देखते हैं पौधों एवं जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है। तो सभी सजीवों को जीवन की आवश्यक प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा के बिना इन सब की क्रियाएं रुक जाती है। भोजन से एक प्रक्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है जिसे श्वसन कहा जाता है तथा सामान्यतः ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करना श्वसन कहलाता है। आगे देखते हैं। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सजीव ऑक्सीजन अंदर लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ऊर्जा उत्पादन की यह प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है। श्वसन की क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बचा हुआ भोजन तथा ऑक्सीजन वह ऊर्जा निकलती है तथा अनुपयोगी पदार्थ बाहर आ जाते हैं। फिर है हमारा श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। बाहरी श्वसन, जिसको सांस लेना भी कहते हैं, तथा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो बाहरी श्वसन के अंदर क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। जीवों द्वारा किए जाने वाला विभिन्न प्रकार का श्वसन उनके आकार तथा पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अमीबा अपनी कोशिका भित्ति के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता रहता है तथा मनुष्यों एवं जंतु में सांस लेने के लिए फेफड़े मुख्य अंग होते हैं तथा गलफड़े व रंध्र श्वसन की क्रिया में सहायता करने वाले अंग होते हैं। वायु शरीर से नाक व मुंह के द्वारा फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों पर छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं तथा रक्त नलिकाओं से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। आगे देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, सांस को अंदर खींचना या सांस को बाहर छोड़ना। सांस को अंदर खींचना अंतः श्वसन कहलाता है तथा सांस को बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। आगे चलते हैं। अंतः श्वसन में किसी जीव इसके पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। आगे चलते हैं। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाएं भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल अनुपयोगी पदार्थ के रूप में निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो इस समीकरण के द्वारा आप देख सकते हैं कि आंतरिक श्वसन किस प्रकार होता है तथा इसमें ऊर्जा मुक्त होती है जल के साथ। आगे चलते हैं। तालिका वायु का संगठन सांस लेने और छोड़ने के बाद। यौगिक है आपका ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन कितने % ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, 21% तथा छोड़ी गई वायु है 16%। श्वसन में कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप 0.03% ग्रहण करते हैं तथा 4% इसे छोड़ते हैं। श्वसन में कोशिकाएं अनुपयोगी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। इस प्रकार अन्य गैसें हैं जिनकी मात्रा यहाँ पर दी गई है कि कितनी वह ग्रहण तथा छोड़ी जाती हैं। आगे चलते हैं। श्वासोच्छ्वास तथा कोशिका श्वसन में अंतर। तो श्वासोच्छ्वास यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन कोशिकीय श्वसन में ऐसा नहीं होता। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में ऑक्सीजन होता है। इस प्रक्रिया में एंजाइम उपयोग नहीं होते, लेकिन कोशिकीय श्वसन में एंजाइम उपयोग होते हैं। इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण नहीं होता। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है। तो ये इन दोनों के बीच के कुछ प्रमुख अंतर हैं। आगे देखते हैं श्वसन तथा दहन। तो श्वसन तथा दहन क्या है? क्या इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया जलन के समरूप होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम पेट्रोल या लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में बनती है। ज्वलन व श्वसन की दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है तथा प्राप्त अंतिम उत्पाद विभिन्न तरीकों से अलग होता है। ये अंतर निम्न तालिका में भी दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्वसन तथा दहन के बीच में कुछ अंतर बताए गए हैं। आइए देखते हैं इनको कि श्वसन क्या है। श्वसन एक मंद प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में पूरी होती है तथा दहन एकल चरण में पूरी होने वाली एक प्रक्रिया है। यह शरीर के ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है तथा यह उच्च ताप पर होती है। रासायनिक अणुओं के रूप में इसमें ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है तथा ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यह मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, यह ऊष्मा द्वारा बाहर निकलती है। तो यह श्वसन तथा दहन के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। आगे चलते हैं पौधों में श्वसन। तो पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है? पौधों को इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि जीव जंतु को होती है। जंतुओं को क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है तथा वृद्धि एवं विकास के लिए पुनः निर्माण तथा कोशिकाओं में पदार्थ के स्थानांतरण के लिए पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः पौधों की जो कोशिकाएं हैं वो जंतु कोशिकाओं की तरह ही सांस लेती हैं, श्वसन करती है, लेकिन पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों पर रंध्रों व टहनियों में वात रंध्रों के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन के लिए विशेष अंग छिपे होते हैं। गैसों का विसरण नीचे दिए गए 3 स्रोतों के द्वारा होता है। पहला है आपका स्टोमेटा, जिसके द्वारा पत्तियों के तल पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तथा पुरानी टहनियों पर खुले रूप में उपस्थित वात रंध्रों द्वारा और जड़ों के सामान्य तल द्वारा। जलीय पौधों में गैसें शारीरिक स्वतः के द्वारा विसरित होती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा भी है। आगे देखते हैं रंध्र क्या होते हैं। रिक्तिका 2 किडनी के आकार की कोशिकाओं से घिरी रहती है, जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। रक्षक कोशिकाएं सह कोशिकाओं से घिरी रहती है और द्वार कोशिकाओं और सह कोशिकाओं से बनी संपूर्ण रचना रंध्र तंत्र के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते भी हैं। वे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से ग्लूकोज बनाते हैं और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उनको सूर्य के प्रकाश से मिल जाती है। यह ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा इकट्ठी होती है तथा बना हुआ ग्लूकोज इस ऊर्जा का कुछ भाग ग्रहण कर लेता है, जैसा कि आप इस समीकरण के अंदर देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज बन गया है तथा ऑक्सीजन और जल आपका बाहर है। सूर्य की प्रकाश की किरणें तथा जल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना भोजन का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं जब किसी पौधे को ऊर्जा की जरूरत होती है तो यह इसे उसी तरीके से मुक्त करता है जैसे कोई जीव श्वसन की क्रिया में करता है। आगे चलते हैं। पहली बार देखने पर यह अभिक्रिया आपको प्रकाश संश्लेषण की तरह प्रतीत होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा श्वसन क्रिया इसे विभाजित करती है। श्वसन क्रिया ने इसको तोड़ दिया है तथा प्रकाश संश्लेषण में हमारा ग्लूकोज बनता है। इस प्रकार अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त होती है और श्वसन क्रिया में रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है।
आगे देखते हैं, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में विपरीत होते हैं। श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोजन सरल रूप में टूट जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन सरल अणुओं में एकीकृत हो जाता है तथा श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और बाहर निकलती है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह गैस ग्रहण की जाती है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा बनती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा सूर्य से ली जाती है। आगे देखते हैं, जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है? अमीबा, पैरामीशियम तथा हाइड्रा। साधारण जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा में श्वसन संबंधी विशेष अंग नहीं पाए जाते। ये जीव जल के सीधे संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार चारों तरफ से घिरे जल से कोशिका झिल्ली में ऑक्सीजन का विसरण होता है। किसके अंदर होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का विसरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर विसरित होती है। तो यह इस प्रकार ही श्वसन करते हैं। आगे देखते हैं, कीट पतंगे। कीट पतंगों में कंकाल की गति करने के कारण रिक्तिका की वायु अंदर बाहर जाती है, जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। ये नलियां शरीर की सतह पर पाई जाती हैं और शाखाओं में बटी हुई श्वसन नलियों से जुड़ी रहती हैं। वायु आवागमन को नियंत्रित करने के लिए खुल सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर जो हमारा श्वसन होता है कीट पतंगों में, वह श्वास रंध्रों के द्वारा हो सकता है। आगे चलते हैं, मेंढक। मेंढक उभयचर होते हैं। वे भूमि तथा पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। जब ये शिशु अवस्था में होते हैं तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, लेकिन वयस्क मेंढक अधिकतर फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। आगे चलते हैं, मेंढक की चिकनी त्वचा में रक्त नलिकाएं होती हैं, जो गैसों का आदान प्रदान रक्त नलिकाओं की पतली दीवारों के कारण होता है। केचुआ तथा जोंक। कुछ जीव जैसे केचुआ व जोंक अपनी लसलसी त्वचा से सांस लेते हैं। इनकी त्वचा बहुत पतली होती है और रक्त ठीक प्रकार से इसमें पूर्ति हो जाती है। यह रक्त ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों में यहाँ वहाँ भेजता है। तो केचुए तथा जोंक में जो श्वसन होता है वह उसकी लसलसी त्वचा के कारण होता है। आगे देखते हैं, मछली। मछली भी आपको पता है एक जलीय जीव है तथा इनके विशेष अंग होते हैं जिन्हें गलफड़े कहते हैं। ये गलफड़े सिर के दोनों ओर स्थित होते हैं। इन गलफड़ों का उपयोग मछली गैसों के आदान प्रदान के लिए करती है। जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए मछली मुंह से जल को भरती है तथा फेफड़ों के ऊपर उसे पंप करती है और क्लोम दरारों के द्वारा क्लोम कक्ष में जाकर प्रत्येक कक्ष में जल तंतु से गुजरता है। वे ऑक्सीजन को अवशोषित करके बिना कार्बन डाइऑक्साइड इसे स्थानांतरित कर देती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मछलियों में जो आपका श्वसन होता है वह विशेषतः गलफड़ों के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, मानव में श्वसन, यानी कि मानव में श्वसन किस प्रकार होता है? मानव में श्वसन के लिए सबसे प्रमुख अंग फेफड़े हैं। गुहाओं तथा नलिकाओं की एक श्रृंखला फेफड़ों में वायु खींचती है तथा श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। मानव श्वसन अंग फेफड़े मुख्य अंग होते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। पहला है आपके मुख्य अंग जो कि फेफड़े कहलाते हैं। वक्ष गुहा में उपस्थित फेफड़े लचीले अंगों के युग्म के रूप में होते हैं तथा छाती की किनारियों पर पसलियों का आवरण होता है जो कि कमर के पीछे तथा सामने की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है।
उसके बाद है वक्ष स्थल नीचे की ओर आमाशय से डायाफ्राम के द्वारा अलग होता है। डायाफ्राम तथा पसलियों के बीच कोशिकाओं की क्रिया द्वारा सिकुड़ती और फैलती है। इस तरह सिकुड़ने और फैलने के कारण मनुष्यों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। आगे देखते हैं, जो फेफड़ों का आधा भाग है वह 3 खंडों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 खंडों में बटा होता है। आगे है आपका नाक। तो नाक में 2 बाहरी नासा गुहाएं होती हैं। वायु इनके द्वारा ही शरीर के अंदर जाती है तथा इन पर झिल्लियां रेखित होती हैं, जो कि चिकनी चिपचिपी त्वचा से ढकी रहती हैं। कुछ झिल्लियां गतिमान सीलिया वाली भी रहती हैं। जब इन वायु झिल्लियों से गुजरती है, यह गर्म तथा नमीयुक्त हो जाती है तथा बलगम व जले धुएं के कणों को गले के रास्ते सीलिया के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, जहां ये या तो निगल जाते हैं या खासकर बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो नाक भी श्वसन क्रिया में भाग लेती है। नाक के द्वारा हम सांस को अपने मुंह के द्वारा होते हुए अंदर फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं। ग्रास नली। भोजन व वायु के लिए ग्रास नली एक संयुक्त कक्ष है। नासा गुहा ग्रास नली से जाकर मिलती है और ग्रास नली से गुजरने वाली वायु श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है। आगे देखते हैं ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र को टेटुआ भी कहते हैं। यह श्वास नली में स्थित होता है। ध्वनि यंत्र में ध्वनि ग्रंथियां होती हैं, जो इनमें से वायु होकर गुजरने पर कंपन की गति उत्पन्न करती है। उसके बाद है आपकी श्वास नली। ध्वनि यंत्र श्वास नली से जुड़ा होता है और हमारी श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। श्वास नली की दीवारों पर कोमल हड्डियां घेरे होती हैं, जिन पर सीलिया पाए जाते हैं और यह फेफड़ों में कीटाणु तथा हानिकारक पदार्थों को जाने से रोकते हैं। फिर है आपकी श्वसनिकाएं। श्वास नली बाई व दाई नलियों में विभाजित रहती है, जिसे कि श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका फेफड़ों से जुड़ी होती है और श्वसनिकाओं द्वारा वायु जब खींची जाती है तो श्वसनिका छोटी छोटी नलियों में टूट जाती है, जिन्हें अंतिम श्वसनिका कहते हैं। आगे चलते हैं। कूपिका। अंतिम श्वसनिका छोटी नलियों से जुड़ी होती है, जो वायु कोश से जुड़ती हैं और जिन्हें कृपिका कहा जाता है। कृपिका सूक्ष्म रक्त नलिकाओं से घिरी रहती है, जिनको कोशिकाएं कहते हैं। फेफड़ों की रक्त नलिकाओं में गैसों का रूपांतरण होता है तथा कूपिका से गुजरने वाली ऑक्सीजन रक्त नलिकाओं से कूपिकाओं में जाती है और अंतिम श्वसनिकाओं श्वास नली तथा ध्वनि यंत्र के ऊपर की गति करती है और नाक के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये सारे ही अंग हमारे श्वसन में मदद करते हैं। आगे देखते हैं। श्वसन के समय पसलियां तथा डायाफ्राम की गति। तो जब श्वसन होता है तो अंतिम श्वसन के समय फेफड़ों में वायु जाती है तथा अपनी सामान्य गुब्बाकार आकृति प्राप्त करने के लिए डायाफ्राम वापस उछलता है। यह अपनी सामान्य अवस्था में पहुंच जाता है और वक्ष गुहा के आयतन को घटा देता है, जिसके कारण वायु फेफड़ों से बाहर आ जाती है। श्वसन की दर। एक वयस्क व्यक्ति प्राय 14 से 20 बार प्रति मिनट की दर से सांस लेता है तथा शिशु के श्वसन की दर प्राय अधिक होती है। व्यक्ति अपनी श्वसन दर में परिवर्तन भी कर सकता है, कुछ समय के लिए अपनी सांस को रोक भी सकता है। ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन क्या होता है? उस वायु का आयतन है जो अंदर आती है या बाहर जाती है। यह लगभग 500 मिली होती है। मनुष्य का ज्वारीय आयतन भागते या कसरत करते समय बढ़ जाता है। आराम करते समय या सोते समय यह घट जाता है। श्वसन की क्रिया में रक्त का कार्य। तो श्वसन की क्रिया में रक्त क्या करता है? रक्त में कुछ लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इसका रंग लाल होता है। लाल कणिकाओं में एक पदार्थ होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके कारण ही रक्त का लाल
रंग होता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन ले जाना, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। शरीर में यह पदार्थ श्वसन वाहक का कार्य करता है। जैसे ही रक्त तंतुओं से गुजरता है, ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है तथा उसी समय रक्त तंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके श्वसन के लिए इसे फेफड़ों में पहुंचा देता है। फिर है आपकी श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि मुख्यतः 2 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं तथा जिसमें ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल बनता है। दूसरे चरण को हम क्रेब्स चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं। इसमें पाइरूविक अम्ल के निर्माण तथा खाद्य पदार्थ की अवनीत ऑक्सी श्वसन तथा अनोक्सी श्वसन दोनों में समान होती है। दूसरा चरण 2 तरह से श्वसन में अलग होता है, जो निम्न प्रकार यहाँ पे आपको बताया गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूविक अम्ल बनाता है तथा दूसरे में ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी मिलकर ऊर्जा मुक्त करते हैं और अनोक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल मिलकर बहुत कम ऊर्जा मुक्त करते हैं। आगे देखते हैं श्वसन की स्थिति। कई प्रकार के एंजाइम जो कि क्रेब्स चक्र में भाग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रहते हैं, जहां वे कोशिका के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के साथ उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार साइटोप्लाज्म में श्वसन की अभिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती हैं। आगे चलते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है? हमारे वायुमंडल में जो वायु पाई जाती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का धूल धुएं कणों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है, जिसके कारण हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। आइए देखते हैं वायु में सामान्यतः 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑटोमोबाइल्स द्वारा छोड़ी गई गैस से जीवाश्म ईंधनों के दहन तथा रसायन उद्योग वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें छोड़ देते हैं, जो कि वायुमंडल में मिल जाती है तथा सांस के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, जिसके कारण फेफड़े संबंधी विभिन्न रोग हो जाते हैं। पेड़ लगाने से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं तथा सीएनजी का उपयोग करके भी वायु प्रदूषण को घटाया जा सकता है। आगे देखते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य। तो चलो बच्चों को पढ़ते हैं। श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा अनुपयोगी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व वाष्प बाहर निकालते हैं। श्वसन 2 भागों में बांटा जा सकता है, बाहरी श्वसन तथा आंतरिक श्वसन। आगे देखते हैं श्वसन की क्रिया में 2 चरण होते हैं, अंत्य श्वसन या निःश्वसन। गलफड़ तथा रंध्र श्वसन की क्रिया में सहायता करने वाले अन्य अंग हैं। श्वसन एक मंद प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में पूरी होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा या उनके रंध्रों द्वारा होता है। आगे देखते हैं कोशिका श्वसन में रक्त ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त कूपिकाओं में से होकर गुजरती है। मानव में गैसीय आदान प्रदान कूपिकाओं में फेफड़ों में होता है। कूपिकाएं चारों ओर से बहुत सी रक्त कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। कोशिकाएं श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है। एक बार में अंदर जाने वाली या निकालने वाली वायु का ज्वारीय आयतन लगभग 500 मिली होता है। रिक्तिका 2 किडनी के आकार की कोशिकाओं से घिरी रहती है, जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन शरीर में श्वसन वाहक की तरह कार्य करता है। श्वसन साइटोप्लाज्म से शुरू होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। एक वयस्क प्राय 14 से 20 बार प्रति मिनट सांस लेता है। मनुष्य का ज्वारीय आयतन भागते या कसरत करते समय बढ़ जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल बनता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिस के साथ एंजाइम उपस्थित रहते हैं।
आगे चलते हैं बेटा इस पाठ का अभ्यास। तो चलो इसका अभ्यास शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला है आपका श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन हमारा 2 प्रकार का होता है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है यकृत में, आमाशय में, फेफड़े में या गुर्दे में। तो फेफड़ों में गलफड़ों से श्वसन करती है मछलियां, मेंढक, मानव तथा कीट पतंगे। तो मछलियां आपकी गलफड़े से श्वसन करती हैं। श्वसन क्रिया में आवश्यक है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। आगे देखते हैं दहन की प्रक्रिया होती है उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दहन की प्रक्रिया एक उच्च ताप पे होने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो श्वसन की क्रिया में बाहर निकले अनुपयोगी पदार्थ डैश होते हैं। तो क्या होते हैं। तो श्वसन की क्रिया में बाहर निकले अनुपयोगी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको आप CO2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। तो श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है। फेफड़ों में वायु के जाने को डैश कहते हैं। तो फेफड़ों में वायु के जाने को अंतः श्वसन कहा जाता है। डैश गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो मछलियां गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश और वातरंध्रों द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों व वातरंध्रों द्वारा होता है। फेफड़े शरीर की वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न गा सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 श्वसन जीवन के लिए अति आवश्यक क्रिया नहीं है। गलत। ग्रासनली वायु व भोजन का एक मध्य कक्ष है। यहाँ पे आप मध्य की जगह संयुक्त लिख लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे। तो ग्रासनली वायु व भोजन का संयुक्त कक्ष है। सही। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सही। व्यक्ति अपनी श्वसन दर में परिवर्तन कर सकता है। सही। श्वसन की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही। फेफड़े मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। सही। आगे देखते हैं। प्रश्न का अंतर स्पष्ट कीजिए। दहन व श्वसन, श्वासोच्छ्वास व कोशिकीय श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, भारी श्वसन व आंतरिक श्वसन। तो बेटा इन्हें मैं अभी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ इस पाठ में। बाकी आप इसका आत्म मूल्यांकन करेंगे और प्रश्न अंगा इन दोनों को ही आप घर पर अच्छे से स्वयं के द्वारा करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये आपका पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।